यहाँ पर देखेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं विजन है, इसका जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 7 है, ठीक है, टेस्ट नंबर 7 और इसका कोड है आपका 2068 2068, ठीक है, 2068 कोड। और मैं इसका ऑलरेडी आपका टेस्ट 7 का 3 नंबर पार्ट तक करा चुका था। 3 नंबर पार्ट मतलब मैं 15 क्वेश्चन से करा चुका था। अब 16 से 20 तक मैं इस पार्ट 4 में करा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जो टेस्ट 8 होगा, राइट, टेस्ट 8 होगा और उसको टेस्ट 9 और टेस्ट 10, टेस्ट 10 पूरे करने के बाद मैं 2024 का टेस्ट सीरीज यहाँ से उठाऊंगा आपका, ठीक है। ये भी आपका जो देखो 2023-24 से मतलब नहीं है, मेन आपका क्या है, आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन अभी 2023 में न्यूज़ में है तो 24 में न्यूज़ में ना हो, तो 23 में हो। जो भी न्यूज़ चलती है कम से कम 8 से 9 महीने 10 महीने न्यूज़ चलती है। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको कम से कम 1.5 साल न्यूज़ चलती है, राइट। तो इस वजह से क्या है, क्वेश्चन कोई पुराना नहीं होता है, बट आपको लिखने की प्रैक्टिस आनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र REC क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल जो आपकी एनर्जी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट, ये क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र क्या है। भारत इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, भारत में इसके महत्व के लिए आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। तो आप देखो कहाँ से इसका वो लिखेंगे, दृष्टिकोण अपना क्या बनाएंगे, आपके फ्रेम में क्या बनना चाहिए क्वेश्चन, आपके पहले फ्रेम में बनना चाहिए, माइंड में बनना चाहिए फ्रेम। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र क्या होता है, फर्स्ट बात तो आपको ये बताएंगे, ठीक है। सेकेंड बात आपको यहाँ बताना है कि इसको संक्षेप में आप बता देंगे पहली बात, और सेकंड बात आपको बताएंगे इसमें भारत में इसके क्या महत्व है, भारत में क्या महत्व है, इस पे आप ये बात बताएंगे। थर्ड पॉइंट आप इस पर निष्कर्ष लिख देंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। थर्ड पार्ट आप यहाँ पे अपना निष्कर्ष डाल देंगे। इसी टाइप से एक क्वेश्चन अभी पूछा गया UPSC मेंस का जो पेपर था, उसमें आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था आपका, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उस पर क्वेश्चन था। तो उस पर भी सीधा क्वेश्चन, एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं घुमाया उन्होंने। पूछे कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इसके बारे में बताना है। तो पहले आपको क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बता देना था वहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा था कि इसका जो आपका जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटलाइज, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था, ठीक है। तो हॉस्पिटलाइज में इसमें क्या यूज करते हैं, है ना, अनादान में कैसे यूज करते हैं, तो उस टाइप से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एकदम सीधा सा पॉइंट्स वहाँ पे लिखने थे, राइट। तो यहाँ पे आपका देखो जो फ्रेम क्वेश्चन का यहाँ पे फ्रेम बन गया, किस टाइप से आपको क्वेश्चन को लिखना है 3 पार्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र क्या है, इसको देखते हैं। देखो नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र, इसको नवीकरणीय ऊर्जा क्रेडिट भी कहा जाता है। पहली बात तो ये एक बाजार आधारित उपकरण है। क्या है, बाजार आधारित उपकरण है। यह प्रमाणित करता है कि धारक के पास पवन सौर आदि जैसे जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उसमें उत्पन्न 1 मेगावाट घंटे, ठीक है, के बराबर विद्युत है। एक बार जब विद्युत प्रदाता ग्रिड में ऊर्जा आपूर्ति कर देता है तो प्राप्त जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र है उसको ऊर्जा वस्तु के रूप में खुले बाजार में बेचा जा सकता है। ये पॉइंट आप यहाँ पर इसको लिख देंगे, ठीक है। अगला लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की 2 श्रेणियाँ हैं, ठीक है। 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी आपको हेडिंग में लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कौन कौन सी है। नंबर 1 आपकी है सौर नवीकरणीय ऊर्जा, आप इससे कुछ बना के भी लिख सकते हैं, डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं, सौर नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। और प्रमाण पत्र दूसरा आपका है गैर सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र, ठीक है। इसमें क्या है, देखो सौर वाले में क्या होगा, इसमें होगा ये प्रमाण पत्र पात्र संस्थाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत उत्पादन करने के लिए जारी किए जाते हैं। दूसरा में यहाँ पे क्या लिखेंगे, गैर नवीकरणीय वाले में, गैर सौर नवीकरणीय वाले लिखेंगे आप, ये प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं को सौर ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन के लिए जारी किए जाते हैं। ये 2 पॉइंट आप लिखेंगे। उसके बाद नीचे हेडिंग डालना है, भारत में सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र, ठीक है, कब महत्व क्या है, जो महत्व आपसे पूछा था यहाँ पर क्या महत्व है, आप महत्व बताएंगे क्या इसका महत्व है, लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, आप स्टार्ट करेंगे कि आपका देखो इसमें स्टार्ट करने से पहले आप हेडिंग लिखेंगे, स्टैंड एलोन सिस्टम को बढ़ावा देना। क्या, स्टैंड, ठीक है, एलोन सिस्टम, स्टैंड एलोन सिस्टम को बढ़ावा देना। क्या लिखेंगे, चूंकि जो आपका REC है, REC मतलब नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र है, ये व्यापार के लिए विद्युत परिवेशन की आवश्यकता नहीं होती इसमें। इसके लिए आपका नवीकरणीय ऊर्जा पत्र की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व में प्रयुक्त स्टैंड एलोन सिस्टम की जो व्यवहार्यता है उसमें सुधार में सहायता प्राप्त हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हेडिंग में। सेकेंड हेडिंग यहाँ पर आएगी, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व को पूरा करने का विकल्प, ये लिखेंगे हेडिंग। इसमें लिखेंगे आपकी जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र है, इसका तंत्र का उद्देश्य राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता को बढ़ावा देना और पूरा करने के लिए इसकी जो संस्थाएं हैं उसको बात करना और आवश्यकता पड़ने पर इसे असंतुलन से निपटना, ठीक है, ये आप हेडिंग डालेंगे। पहुंच में वृद्धि करना, ये भी हेडिंग है अगली। इसमें लिखेंगे समान परिदृश्यों में दूरस्थ स्थानों में विद्युत प्रेषण किफायती नहीं होता है। जो आपका
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र है, ये न केवल ऐसे विद्युत क्षेत्र उत्पादन को बढ़ावा देता है बल्कि राजस्व अर्जित करने के लिए भी अवसर यहाँ पर प्रदान करता है। ये थर्ड हेडिंग लिखेंगे। फोर्थ हेडिंग लिखेंगे आप इसमें निवेश आकर्षित करना। निवेश आकर्षित करने में लिखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा जो आपका प्रमाण पत्र है उसमें बाजार नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन के विकास हेतु उपयुक्त जो अवसर है उसे प्रदान करेगा और इस संबंध में निवेश को आकर्षित करेगा। ये थर्ड पॉइंट हेडिंग में आप बताएंगे, ठीक है। थर्ड या फोर्थ जो भी हेडिंग थी वहाँ पे आप बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अगला एक और हेडिंग लिखनी है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या लिखेंगे, जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र है, ठीक है, इसकी परंपरागत गैर जो सरकारी संगठन हैं, NGOs हैं, ठीक है, विकास एजेंसी के साथ यहाँ पर कारपोरेट क्षेत्र है उनकी व्यापक भागीदारी की अनुमति देती है, ठीक है। ये अपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में इसे खरीद सकता है। किसे खरीद सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र को खरीद सकता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। उसके बाद अपना यहाँ पे इसके बाद निष्कर्ष डालेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे भारत में ऊर्जा मिश्रण, ठीक है, भारत में ऊर्जा मिश्रण तीव्र रूप से जीवाश्म ईंधन की प्रधानता से गैर जीवाश्म ईंधन हिस्सेदारी की ओर परिवर्तित होती है, ठीक है। ये एक अखिल भारतीय बाजार आधारित जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र है उसको तंत्र को नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था और इससे बहुत कम समय के लिए प्रभावी सफलता प्राप्त, बहुत कम समय में इसने प्रभावी जो सफलता है वो प्राप्त कर ली है, राइट। तो आपको यहाँ से ये इसका निष्कर्ष बताना है, ठीक है। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव रहना है और 2 से 3 लाइन से ऊपर कभी निष्कर्ष आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अगला क्या है, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है शून्य बजट प्राकृतिक खेती, ZBNF जिसको बोलते हैं, ठीक है, जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या है, प्राकृतिक खेती की तुलना में इसके महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करना है। तो आपका दृष्टिकोण माइंड में फ्रेम क्या बनना चाहिए क्वेश्चन को लेके, देखो इसमें आपको देखो क्वेश्चन कैसे लिखना है, आपको पहले दृष्टिकोण माइंड में बनाना है कि क्या मुझे लिखना है, ठीक है। लिखने से पहले, आप स्टार्ट करने से पहले आपको माइंड में फ्रेम बनाना चाहिए कि क्या मैं क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, तो आप जल्दी से जल्दी काफ़ी पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। लिखेंगे पहला पॉइंट आप अपना माइंड बनाएंगे, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, जैसे पूछ रहा है शून्य बजट पर जो आपका प्राकृतिक खेती है ZBNF, ये क्या है आपको बताएंगे इसके बारे में। सेकंड बात, इसकी पारंपरिक खेती की तुलना में इससे क्या महत्व है, जो ZBNF है इसका महत्व क्या है हमारा, पहले हम इसको महत्व बता देंगे, हमारा ये महत्व है। थर्ड पॉइंट में हम बताएंगे इसमें ZBNF जो आपका जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग है उससे जुड़ी क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ये चुनौतियाँ लिखा है तो चुनौतियाँ बताएंगे क्या क्या चुनौतियाँ हैं इसमें वो बता देंगे। उसके बाद चौथे में अपना निष्कर्ष डाल देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर देखो, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, हेडिंग लिखेंगे शून्य बजट प्राकृतिक खेती, इसमें रसायन से मुक्ति कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाता है। इसे मूल रूप से जो कृषक सुभाष पालेकर द्वारा 1990 के दशक में मध्य हरित क्रांति की जो विधियां हैं, ठीक है, उनके विकल्प के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, राइट। हाल के वर्षों में ZBNF को 2016, ठीक है, कहाँ पे 2016 में आंध्र प्रदेश, राइट, 2016 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रसायन आधारित और पूंजी गहन जो कृषि है उसके विकल्प के रूप में यहाँ पर इसको क्या है कार्यान्वित किया था, ठीक है, इसका कार्यान्वयन किया था, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे या फिर एक पॉइंट लिखेंगे, पहले पॉइंट के बाद हेडिंग लिखेंगे। पॉइंट लिखना है आपको, शून्य बजट शब्द का अर्थ सभी फसल की शून्य उत्पादन लागत से है, राइट। ये 4 स्तंभों में आधारित है, ये 4 स्तंभों में इसको बताया गया, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। पहला क्या है, इस टाइप से आप बना लेंगे कोई फ्रेम ऐसा करके, आप चारों पॉइंट यहाँ पर आप ऐसे करके दिखा देंगे क्या क्या चारों पॉइंट हैं। पहला पॉइंट जीवामृत, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जीवामृत, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, बीजामृत, बीज जो होता है वो बीजामृत, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे आच्छादन, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ से, अगला पॉइंट आपको लिखना है वाफसा, ठीक है, वाफसा। ये 4 पॉइंट आपको लिखना है, राइट। तो देखो इन 4 पॉइंट में क्या क्या लिखना है आपको पॉइंट, अब देखो देख लेते हैं। जीवामृत जिसमें लिखना है आपको, यह मुख्य रूप से गाय गोबर, गौमूत्र, गुड़, दाल, आटे के बेसन तथा जो संदूषण होते हैं उनसे यहाँ पर निर्मित होता है, ठीक है, उनसे यहाँ पर प्राप्त किया सकता है, ऐसा लग सकता है। सेकंड पॉइंट में क्या, सेकंड पॉइंट क्या था, बीजामृत या बीजोपचार जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये गाय के गोबर, गौमूत्र, चूने के जो उपयोग होते हैं उनसे बीज के अंकुरों पर यहाँ पर इससे सूक्ष्म जो जैविक है उसका लेप होता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, आच्छादन में ये ऊपरी मृदा को फसलों और फसल के अवशेष को ढकने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और जो बाफसा मैंने बताया आपको, बाफसा इसमें क्या लिखेंगे, ये इसका अर्थ होता है मृदा के वातन से, इसका अर्थ मृदा के वातन से, ठीक है, मृदा के वातन से है, ठीक है। ये लिखना है आपको 4 पॉइंट्स में। उसके बाद लिखना है भारत, नीचे से लाइन करके लिखना है, भारत में व्यापक रूप से प्रचलित रूढ़िगत पारंपरिक खेती उच्च उत्पादन वाली किस्म जो होती हैं बीजों
उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक जो भारी उपकरण हैं उनके जो व्यापक उपयोग हैं उस पर निर्भर करती है। ठीक है, ये लिखना है आपको इस एक लाइन में। उसके बाद हेडिंग लिखेंगे नीचे, रूढ़िगत पारंपरिक खेती की तुलना में ZVNF का महत्व। जो आपकी रूढ़िगत पारंपरिक खेती है उसकी तुलना में आपका जो जीरो बस्टिंग नेचुरल फार्मिंग है उसका क्या महत्व है। ठीक है, ये लिखेंगे। इसके ये हेडिंग डालने के बाद आप नीचे हेडिंग में ही पॉइंट बनाएंगे। क्या पॉइंट बनाएंगे? ये हेडिंग डालेंगे मेन, उसके बाद पॉइंट आप बनाएंगे हेडिंग में ही। रसायन मुक्त आदान का उपयोग। क्या पहली बात क्या, आप जीरो जो बस्टिंग है इसमें खेती, उसमें आप जो रसायन मुक्त है उसको कर सकते हैं यूज, है ना। ये अपने आप से पॉइंट लिख सकते हैं कि रसायन मुक्त बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ऋण चक्र से राहत पड़ती है, जो हमारा ऋण होता है उससे भी राहत होती है ना, क्योंकि इतना महंगा नहीं होता है। ये आपका जो रसायन होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है। और अगला तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं पर्यावरण के अनुकूल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसी में क्या लिखना है। रसायन से मुक्त आदान पर लिखेंगे आप। यहाँ एक तरफ पारंपरिक कृषि जो पद्धति होती है उसमें रसायन का उपयोग की आवश्यकता होती है, वही दूसरी तरफ जो आपका ZVNF है इसमें कम लागत के आदान प्रदान के साथ इसमें कम रसायन के यहाँ पर या फिर ना के बराबर रसायन का यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें ZVNF में गाय के गोबर, जो आपको व्रत गाय है उसके गुड़, दाल, आटे, बेसन, ये सब को यह प्रयोग करके इसमें किया जाता है। ठीक है, अगला क्या, ऋण चक्र से राहत। इसमें क्या लिखेंगे, पारंपरिक खेती के लिए जो आपके विभिन्न आदान प्रदान की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्योंकि महंगे होते हैं, राइट, इसके लिए क्या है, किसान को ऋण लेने के लिए विवश हो जाते हैं, मजबूरी होती है इनको ऋण लेना। ठीक है, तो क्या है, कृषि जो आपका संगठन है FAO, उसके अनुसार ZVNF ऋण की निर्भरता समाप्त करने का यहाँ पर आश्वासन देती है। ठीक है, कि ZVNF यूज करेंगे तो आपका क्या ऋण यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसका, तो इस वजह से आपका ऋण नहीं लेना पड़ेगा, राइट। अगला तीसरी हेडिंग क्या बताई थी मैंने, तीसरी हेडिंग बताई थी पर्यावरण के अनुकूल। ये क्या है, ZVNF प्रक्रियाओं को पारंपरिक खेती की तुलना में सभी चयनित फसलों को 50 से 60% तक कम जल या कम विद्युत यहाँ पर इसमें की आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका इसमें पर्यावरण में भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, राइट। अगला क्या है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार। अगली हेडिंग रहेगी मृदा स्वास्थ्य में सुधार। उसमें लिखेंगे जो ZVNF है उसमें पद्धति में मृदा वातन, जो न्यूनतम जल है, अंतर इसका फसल क्या है, वो मेड़ है, ऊपरी मृदा, तो उसमें क्या है, जो आपकी इनको क्या है, इसको प्रोत्साहन देगी। ठीक है, किसको प्रोत्साहन देगी, न्यूनतम जल, अंतर फसल, मेड़, ऊपरी जो मृदा है इस पर। ठीक है, ये पारंपरिक खेती की जाने वाली गहन सिंचाई की जो जुताई होती है उसको ये हतोत्साहित करेगी, राइट। ये आपको लिखना है। उसके बाद क्या क्या चुनौतियाँ, उसको चुनौतियों के 2-3 पॉइंट लिख देंगे आप। इसमें चुनौतियों में लिखेंगे, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि ZVNF जो आपकी पद्धति है उसके कारण पारंपरिक कृषि की तुलना में फसलों के उत्पादन में काफ़ी कमी आएगी, राइट। इसके कारण भारत की खाद्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है, ये आपका था। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, निरपेक्ष, यहाँ पे लिख सकते हैं अगला पॉइंट। उदाहरण के लिए इस दावे के विपरीत जैविक तरीके से की गई खेती पारंपरिक खेती के समान पैदावार दे सकती है। ठीक है, श्रीलंका में चावल का घरेलू उत्पादन 20% गिर गया है, वहीं श्रीलंका के चावल का उत्पादन भी आत्मनिर्भर था, जो इसे चावल के आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ा उसे। ये पॉइंट आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ZVNF के मुद्दे बता सकते हैं, क्या मुद्दे हैं, तो मुद्दे में बताएंगे। ZVNF आंध्र प्रदेश में यह पाया गया कि जिन खेतों में रासायनिक खेती का गहन प्रयोग किया जाता वहाँ मृदा क्या है, गुणवत्ता अत्यंत खराब हो चुका है। ठीक है, वह ZVNF की प्रक्रिया के शीघ्र अनुकूल नहीं बन सकती हैं, ठीक है, नहीं बन पाएंगे वो। ये आपको यहाँ पर पॉइंट बता देना। तो इसके बाद ये आपके क्या है, आंसर यहाँ से पूरा होगा और अपना यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखना है, ये आवश्यक है कि राज्यों को ZVNF अपनाने के लिए प्रेरित करने से पहले केंद्र को वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने चाहिए। जैसे कि ZVNF की जो तकनीकी है उसमें सूखे के वर्षों में मृदा की गुणवत्ता और अन्य बाहरी कारकों के प्रभाव को कम करने के बाद पैदावार को क्या है, प्रभावित करना चाहिए। ठीक है, प्रभावित करती है। प्राकृतिक खेती को अपनाने से पहले लाखों किसानों की आजीविका या अतिरिक्त जो देश की जो खाद्य सुरक्षा है उस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता सरकार को पड़ेगी। ठीक है, आप इस पर भी आवश्यकता ध्यान अपना केंद्रित कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से आप यहाँ पर अपना निष्कर्ष लिख देंगे। अगला क्या है, देखो ऐसा नहीं कि आपने सीधे से बताया ZVNF जो आपका है जो खेती है सुन बजट, ये अपने बोला तो अपने लागू हो गई। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे जो कारण हैं वो भी देखने पड़ेंगे, राइट। जैसे कि मैं श्रीलंका का एग्जांपल आपको दिया। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, क्या आपको लगता है कि सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना सकल पर्यावरण उत्पाद GP को शामिल करने की आवश्यकता है, साथ ही GP की गणना को शामिल मुद्दों को वर्णित करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है 80 नंबर को। आपको देखो इसमें फ्रेमवर्क बनाना है, आपको अपना जो दृष्टिकोण बनाना है, क्या बनाएंगे, पहले बताएंगे आप सकल जो आपका पर्यावरण उत्पाद है GEP क्या है, GP गणना इसको बता देंगे, पहले GP क्या है। ठीक है, उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद की जो गणना है GEP, इसको हम क्या किस तरह से इसकी शांत तटस्थ जिसमें लिखा है ना, इसकी GP की गणना किन मुद्दों पर शामिल कर सकते हैं। तो ये आपको GP बता देंगे कि क्या इसकी आवश्यकता है शामिल करने की, ये आपको पॉइंट बता देंगे। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अगला क्या पॉइंट, अगर ये कोई आपके इसके बारे में पता होगा तो इजी है, वरना टफ हो जाएगा क्वेश्चन। ये GEP जो आपका है इसकी गणना, GP मतलब आपका जो पर्यावरण उत्पाद जो है ना, सकल पर्यावरण उत्पाद है ना, ये है। तो GP की गणना
किस मुद्दों पर रेखांकित करेगी, किन किन मुद्दों पर ये रेखांकित करेगी, या किन किन मुद्दों पर ये अपना पॉइंट्स देगी, किन किन मुद्दों के लिए जैसे शामिल कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताएगी वो, ठीक है। तो ये आपको तीसरा पॉइंट में डाल देना है। चौथे पॉइंट में अपना अपना निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अपना आंसर को लिखना है, राइट। तो देखते हैं क्या आंसर है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे, सकल पर्यावरण जो उत्पाद है जीपी वार्षिक आधार पर किसी क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए आपूर्ति की जाने वाली समस्त पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के कुल मूल्य है। इसे जैव भौमिक मूल्य और मौद्रिक मूल्य के संदर्भ में मापा जा सकता है। यह पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को इंगित करता है, क्योंकि जीपी के तहत वनावरण मृदा अपरदन की जो वायु की जो क्या है गुणवत्ता है, वो नदी के जल की घुलित ऑक्सीजन की प्रमुख संकेतकों में मापा जाता है। इसको ये आप बता देंगे। उसके बाद लिखेंगे, हेडिंग डालना है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद जीपी शामिल करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यकता है। तो पहली हेडिंग लिखेंगे इसी के अंतर्गत, केवल आर्थिक समृद्धि वास्तविक जो आर्थिक विकास है उसको घातक नहीं हो सकती है, ये लिखेंगे। या तो सीधे साफ पॉइंट से लिखेंगे, यदि आर्थिक समृद्धि के साथ असमानता बढ़ती है और पर्यावरण की निम्नीकरण होता है तो ये मानव कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। औद्योगिक विकास के दौरान संसाधनों के जो क्षरण है उसमें ग्रामीण जो विकास है उसमें अनुपातहीन रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः ऐसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती है। ये आपको पॉइंट बताना है। इसी पर अगला पॉइंट बताना है, इस प्रकार जो आपकी जीपी है ना, जीपी मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, बार बार आप फुल फॉर्म में देख लीजिए क्या है। तो जीपी इसी प्रकार आपको जीपी नहीं लिखना है, आपको पूरा जीपी लिख भी सकते हैं आप, हो सकता है तो आपको ज़रा से ज़्यादा टाइम अगर रहता है तो आप पूरा फुल फॉर्म ही लिखिएगा इसका, ठीक है। इस प्रकार जीपी पारिस्थितिकी को समान महत्व प्रदान कर सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसका दृष्टिकोण का भी निर्माण करेगा, ठीक है। जीडीपी की गणना में जीपी को शामिल करने से संधारणी विकास की दिशा में देश की जो समृद्धि है उसका वास्तविक आकलन किया जा सकेगा, ये आप पॉइंट बताएंगे। उसके बाद अगली हेडिंग इसमें पॉइंट लिखेंगे आप, पर्याप्त नीतियाँ बनाना, इसमें लिखेंगे जीपी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों पर मानव जनित दबाव के प्रभाव को समझने में सहायता करता है। ये हमें पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के मध्य संतुलन स्थापित करने वाली जो नीतियाँ हैं वो बनाने में सक्षम करेगा, ये पॉइंट आप लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप, इसके महत्व के बावजूद इस जीपी को शामिल करने की चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां विद्यमान है, इसको ये सब इतनी होने के बाद, इतना महत्व होने के बावजूद भी क्या जीपी शामिल करने में क्या क्या चुनौतियां भी विद्यमान है वो बतानी है, ठीक है। वो क्या क्या है, वो पहली बात हेडिंग में लिखेंगे आप, ज्ञान संबंधी अंतराल। चलो इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा टफ बनेगा पॉइंट ये। अगला पॉइंट देखते हैं, नीतिगत अंतराल। नीतिगत अंतराल क्या है, नीतिगत में लिखेंगे आर्थिक निर्णय निर्माण, विकास योजना और संसाधन आवंटन के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं उसको कम महत्व दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के मूल्य या तो उसकी अपेक्षा की जाती है और या ही उसमें पद्धति में कुछ समझा जाता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे संस्थागत विफलता, हेडिंग है, इसमें लिखेंगे आपको लिखना है, पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति के तहत सरकार द्वारा हितधारकों को अपर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें मुआवजा दिया जाता है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारू कार्यकलाप में दीर्घकालिक सुरक्षा में योगदान देने वाली जो भूमि होती है उसका प्रबंधन करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे 2 पॉइंट दिखा देंगे। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखना है, निष्कर्ष में लिखेंगे, इसलिए विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक पूंजी जैसे वन, भूजल है ना, आदि डेटा एकत्र करने के लिए यहाँ पर मौद्रिक जो परिवर्तन है उसमें जीडीपी की गणना पर्यावरणीय जो संपत्ति है उसमें शामिल करके यहाँ पर इसकी करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड अपने जो जीडीपी है उसकी गणना जीपी को शामिल करने वाला भारत का पहला देश बन गया है, राइट। ये पॉइंट आपको डालना है, हाईलाइट भी कर देना पॉइंट को, इंपॉर्टेंट रहे। उत्तराखंड अपने जीडीपी की गणना में जीपी को शामिल करने वाला भारत का पहला देश बन गया है, भारत का पहला राज्य बन गया और भारत ऐसा पहला देश भी बन गया है, ठीक है, ऐसा बताना है। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न भूस्खलन सुभेद्य क्षेत्रों को वर्णन कीजिए, साथ ही भूस्खलन के प्रभाव को कम करने हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों का सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसमें आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। पहले देखो भूस्खलन है, उसके बारे में आपको बताना है, भूस्खलन को संक्षिप्त परिचय देंगे, क्या है भूस्खलन। सेकंड के बारे में बताएंगे, भारत में विभिन्न भूस्खलन सुभेद्य क्षेत्र की चर्चा करेंगे, क्या क्या इसके क्षेत्र हैं उसकी चर्चा कर देंगे। थर्ड पॉइंट आपको क्या बताना है, थर्ड पॉइंट में आपको बताएंगे इसमें भूस्खलन को कम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हमारा पॉइंट्स है जो हम इसको भूस्खलन को कम कर सकते हैं, कैसे कम किया सकता है। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे चौथे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर स्टार्ट करते हैं। भारत में जो भूस्खलन है उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। किसी ढलान पर सैलों के मलबे या मृदा के संचलन को भूस्खलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये लिखेंगे। भूस्खलन वृहद क्षरण का एक प्रकार है। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में ढलान के साथ मृदा और सैलों के संचलन को
संचलन को वृहद क्षरण कहते हैं। ठीक है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या हेडिंग डालना है, भारत में भूस्खलन सुभेद क्षेत्र। भारत में भूस्खलन सुभेद क्षेत्र, कौन कौन से भूस्खलन सुभेद क्षेत्र हैं? पहला हेडिंग है अत्यधिक सुभेदता वाले क्षेत्र, अत्यधिक सुभेदता वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत लिखेंगे, आपको लिखना है इस क्षेत्र में हिमालय की अत्यंत अस्थिर एवं अपेक्षाकृत युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी जो पर्वत हैं, अधिक वर्षा एवं तीव्र जो ढलान है, ये वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानवीय क्रियाकलापों वाले क्षेत्र, जिसमें क्या है एक बांध का निर्माण होते हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें क्या है शामिल होते हैं। ये आपको बताना है अत्यधिक सुभेदता वाले क्षेत्रों में। अगला पॉइंट है अधिक सुभेदता वाले क्षेत्र, ये अत्यधिक सुभेदता वाले क्षेत्र, तो ये अधिक सुभेदता वाले क्षेत्र क्या हो गए, ये हेडिंग है सेकंड नंबर। इसमें आपको लिखना है इन क्षेत्रों में भी अत्यधिक सुभेदता वाले क्षेत्रों में मिलती जुलती पारिस्थितिकियां शामिल हैं। भूस्खलन को नियंत्रित करने वाले कारकों में संयोजन, उनकी गहनता और बारंबारता के संदर्भ में इन दोनों के बीच अंतर विद्यमान होता है। ठीक है, हिमालय के क्षेत्र सभी राज्य और उत्तरी पूर्व के क्षेत्र जो होते हैं इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। राइट, ये आपके अधिक सुभेदता वाले क्षेत्र हो गए। अगले हो गए मध्यम और कम सुभेदता वाले क्षेत्र। ये कौन कौन से होते हैं, इसको देखते हैं। इसमें लिखेंगे आप हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र जैसे लद्दाख, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की अरावली पहाड़ियाँ, ऊंचे नीचे परंतु स्थिर उच्चावच एवं कम वृष्टि वाले क्षेत्र, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट या दक्कन के पठार, वृष्टि छाया क्षेत्र, इसमें सब में क्या है ये सब शामिल होते हैं। इन क्षेत्रों में कभी कभी भूस्खलन होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल, ये जैसे जो खनन भूमि के हैं उनके धंसने के कारण भूस्खलन होता रहता है। ये आप यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप राइडिंग अन्य क्षेत्र। ठीक है, अन्य क्षेत्र, इसमें क्या लिखेंगे, अन्य क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्र विशेष रूप से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जो इसको छोड़कर, ठीक है, असम, दक्षिणी प्रांत के जो तटीय क्षेत्र, इसमें ये सब क्या है भूस्खलन से सुरक्षित हैं। ये पॉइंट आप दिखा सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला लिखेंगे आप भूस्खलन प्रभाव को कम करने के उपाय। ठीक है, भूस्खलन के प्रभाव को कम करने के उपाय हेडिंग डालेंगे आप। हेडिंग क्या डालेंगे, भूस्खलन के प्रभाव को कम करने के उपाय। तो देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखना है। इसमें आपको लिखना है, इसमें लिखेंगे आप पहला हेडिंग रहेगा इसके अंतर्गत भूस्खलन के जो जल, भूस्खलन में जल निकासी के जो जल की जो निकासी है उसकी यहाँ पर जल की जो निकासी है उसका ना होने का जो प्रावधान है। ठीक है, वो यहाँ पे पॉइंट दिखा सकते हैं। वनीकरण का अभाव दिखा सकते हैं कि वनीकरण के क्या अभाव हो सकते हैं, है ना। ये पॉइंट आप अपने आप से लिख लेंगे, वनीकरण नहीं होंगे तो क्या अभाव होगा, मतलब क्या क्या होगा। ठीक है, ये दिखा सकते हैं पॉइंट। और जैसे मैंने पहले पॉइंट बताया वही बता सकते हैं, जल निकासी करना। अगला क्या है, थर्ड पॉइंट, वनीकरण का अभाव तो मैं बता चुका हूँ। अगला सतह के जो हमारा भूस्खलन है उसको कैसे रोक सकते हैं, क्या क्या पॉइंट, इसमें क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं। दीवार को सहारा बना सकते हैं, पेड़ों को सहारा बना सकते हैं, ठीक है, और उसमें बांध बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप तीसरे पॉइंट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों के जो हमारे उपाय हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, उसमें घाटियाँ हैं, जैसे घाटी के कभी कभी क्या है इसमें जो आपकी दहन प्रणाली है, स्थानांतरित खेती है, ये सब क्या है, इससे आपके जो वो भूस्खलन है ये यहाँ पर क्या है इससे अधिक या और बढ़ सकते हैं इससे। राइट, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर उत्तर पूर्वी के बारे में बता भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चारों पॉइंट अपने मन से आपको लिखने, क्योंकि चारों पॉइंट ईजी हैं काफ़ी। राइट, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। उसके बाद यहाँ पे अपना आप इसको निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखेंगे भूस्खलन संबंधी खतरों का निवारण करना अत्यधिक कठिन होता है, क्योंकि इसमें जोखिम मानचित्रों के अतिरिक्त व्यापक जोखिम जो विश्लेषण होते हैं और भूमि तकनीकी जाँच शामिल होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए भूस्खलन के जो परिणाम है उसको रोकने के लिए गैर संरचनात्मक समन्वय उपाय जैसे कि चेतावनी प्रणाली, निकासी योजना निर्माण, ये सब क्या है इसमें इसको महत्व दिया जाना चाहिए। राइट, ये पॉइंट यहाँ पे इसको दिखा देंगे। अगला देखते हैं, निष्कर्ष भी आपका हो गया यहाँ पर। अगला देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 20वां क्वेश्चन है समुद्री संरक्षित क्षेत्र। समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPA क्या है, उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए देश में MPA नेटवर्क विस्तार की आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना है। ठीक है, पहली बात में आप दृष्टिकोण क्या बनाएंगे, आपका जो MPA, आपका जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, क्या होते हैं। दूसरा बात है आपका, दूसरी पॉइंट क्या बताएंगे इसमें, भारत में MPA के महत्व क्या है, क्या क्या महत्व है, आप उसको यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट में बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आपका है भारत में MPA नेटवर्क के विस्तार में आने वाली चुनौतियाँ, इसको बताएंगे क्या चुनौतियाँ। थर्ड पॉइंट में आपको बताइए बताना है, चर्चा करना है, मतलब आपको जहाँ पर निष्कर्ष रहेगा उसको यहाँ पर फाइनली लास्ट में बता देना चौथे पॉइंट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र देखते हैं क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जिसको बोलते हैं IUCN द्वारा समुद्री संरक्षित क्षेत्र
को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। एमपीए उपस्थित जल, वनस्पति, जीवों, ऐतिहासिक जो सांस्कृतिक विशेषताएं होती है उसमें अंतर्ज्वारी या उपज्वारी भूभाग होता है, जो उससे संलग्न आंशिक या पूर्णता, संपूर्ण या संपूर्णता बोल सकते हैं, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून या जो अंतः प्रभावी होते हैं उसके साधनों द्वारा यहाँ पर आरक्षित क्षेत्र के लिए यहाँ पर किया जाता है। राइट। जलवायु परिवर्तन, समुद्र में अम्लीकरण और गहन संसाधन के जो निष्कर्षण होता है उसमें वैश्विक खतरे के कारण यहाँ क्या जो आपका समुद्री क्षेत्र होता है वह उसके समझ क्या है संकट और अधिक विद्वान हो जाता है। ये आप यहाँ पर ये बता देंगे समुद्री क्षेत्र ये क्या है। उसके बाद नीचे लाइन से लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में 24 एमपीए मतलब 24 जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय महाद्वीपीय क्षेत्रों में टोटल कितना 100 से अधिक आपके समुद्री क्षेत्र यहाँ पर विद्यमान हैं। राइट। कच्छ की खाड़ी समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी जो आपका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये कुछ भारत के महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण संरक्षित समुद्री क्षेत्र, 5 पॉइंट ऐसे करके आप बता देंगे ये। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण है और यहाँ पे 5 आप बता देंगे ऐसे करके। राइट, ये लिखना है। एमपीए का महत्व, अगला क्या है, हेडिंग डालेंगे एमपीए मतलब समुद्री संरक्षित क्षेत्र का महत्व क्या है। राइट, क्या महत्व है इसका लिखेंगे इसमें पहले हेडिंग में लिख सकते हैं आवासों के संरक्षण, इसमें लिखेंगे आप किसी क्षेत्र को एमपीए के रूप में घोषित करने के आवासों का संरक्षण सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए ओडिशा के जो आपका गंजाम जिला है उसमें ओलिव रिडले जो कछुआ है उसकी नेस्टिंग साइट को बचाने से ये सहायक सिद्ध हो सकता है। अगले लिखेंगे स्थानीय प्रजातियों की रक्षा में सहायक होना। ठीक है, जो स्थानीय प्रजातियाँ होती हैं उनकी रक्षा में क्या है सहायक होना, ये आपकी हेडिंग है। इसके अंतर्गत लिखेंगे एमपीए से स्थानीय जैव विविधता की रक्षा के लिए आक्रामक प्रजातियों से निपटने के लिए अधिकारियों को क्या मदद मिलेगी। वे महत्वपूर्ण प्रजनन, नर्सरी, जो भोजन संबंधी व्यवहार है उसकी रक्षा करके मछली आबादी की उत्पादकता को यहाँ पर मतलब जो गिरावट हो रहा है उसको रोकने में सहायक सिद्ध करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, मानव गतिविधि को प्रतिबंधित करना। ठीक है, जो मानव गतिविधि है उसको प्रतिबंधित करते रहना, जैसे कि एमपीए के नेटवर्क है उसकी घोषणा, अन्य भूमि उपयोग के आवास स्थान पर। राइट, अत्यधिक दोहन करना, घरेलू जो उद्योग है उस पर अपशिष्ट प्रदूषण फैलाना। ठीक है, जैसे बहुत लोग क्या अपना आवास बना लेते हैं वहाँ पर प्रदूषण फैलाना, जिससे क्या है मानव गतिविधि को यहाँ पर जो प्रतिबंधित करना, रोकना, इस वजह से रोकना। ठीक है, अगला हेडिंग क्या डालेंगे, आय सृजन में सहायता, प्रकृति आधारित जो मनोरंजन है इसके स्थल होने के कारण एमपी किसी क्षेत्र के समुद्री पर्यटन को प्रोत्साहन देने के साथ ही ये स्थानीय अधिक विकल्पों को भी जो विविधता है वह प्रदान करेंगे। राइट, ये पॉइंट आप बताएंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे भारत में एमपी नेटवर्क का उपयोग प्राकृतिक समुद्री संसाधन के प्रबंधन के लिए एक साधन के रूप में जैव विविधता संरक्षण और उस पर निर्भर लोगों को कल्याण हेतु यहाँ पर इसको किया गया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट हेडिंग लिखेंगे इसी में भारत में एमपी नेटवर्क के विस्तार के समझ क्या चुनौतियां हैं। भारत में एमपी नेटवर्क के समझ विद्यमान क्या क्या चुनौतियां हैं आपको बताना है। 3 चुनौतियां 4 चुनौतियों के बारे में आपको बता देना है क्या है। 3-4 हेडिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, तो 3-4 बता देंगे, एक लाइन में लिख भी देंगे। इन घटनाओं पर ये नहीं लिखना है, वित्तीय संसाधन, पहले हेडिंग डालेंगे इसमें वित्तीय संसाधन। इसमें क्या भारत जैसे विकासशील देश वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण लंबे समय से क्षेत्रों में अपना बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित यहाँ पर करना उनको मुश्किल होता है। अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, पेपर पार्क के रूप में आलोचना, पेपर जो पार्क होते हैं उसके रूप में आलोचना, सामाजिक जो परिस्थितियाँ हैं और आपका संरक्षण प्रयास है उसके बीच सामंजस्य के अभाव के कारण एमपी को मात्र पेपर पार्क के रूप में भी यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, अगला क्या है, नेटवर्क का विस्तार करने में कठिनाई होती है। क्यों, तटीय क्षेत्रों पर सामाजिक जो आर्थिक निर्भरता है उसके कारण एमपीए के नेटवर्क को राष्ट्रीय उद्यानों या अभ्यारण्यों के रूप में विस्तारित करना कठिन होता है। अगला क्या, डेटा की कमी, भारत में समुद्री प्रजातियों की जो स्थिति है वितरण उपलब्ध या पर्याप्त डेटा मिलता है। ठीक है, जिससे भारत की जो IUCN क्षेत्रीय रेड लिस्ट है इसे संबंधित दिशा निर्देश उपयोग करके तटीय समुद्री प्रजातियों का संरक्षण की स्थिति करके यहाँ पे जो आकलन होता है उसको आकलन करने में सक्षम होती है। ठीक है, अगला क्या है, आगे की राह क्या बताएंगे आप, आगे की राह बताएंगे नहीं बताएंगे, आप सिर्फ यहाँ से पॉइंट बता देंगे कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। देखिए आगे की राह में क्या कर सकते हैं ये बताना है। तो ये लिख सकते हैं कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन है अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, अंतर विभागीय समन्वय होना चाहिए, डेटा का रखरखाव अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक, राइट, मानव संसाधन है वो उनका विकास मतलब मानव संसाधन का विकास महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट आप इसमें बता देंगे। इसके अंदर लिखना भी बट इसके अंदर नहीं लिखिए क्योंकि काफ़ी बड़ा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष आप लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखना है भारत में एमपी नेटवर्क के प्रबंधन सामुदायिक भागीदारी को सुरक्षित और सशक्त करने के लिए समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है। इस तरह के प्रयासों में आईची जैव विविधता के लक्ष्य जो हैं, ठीक है, ये आपका जो इन्वायरमेंट में दिया हुआ है, विशेष रूप से लक्ष्य संख्या 11 जो आपका लक्ष्य संख्या 11 है, तथा जैविक विविधता के अभिसमय CBD जो आपका
कन्वेंशन ऑन जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके लक्ष्य को 30x30 30x30 को प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगी। इस टाइप से आपको यहाँ पर पॉइंट लिख देना है, ठीक है। ये आपका निष्कर्ष था जो मैंने बताया था लास्ट में, ये आपका निष्कर्ष था, ठीक है। तो इस टाइप से आप पूरा क्वेश्चन लिख देंगे और यहाँ से आपका आंसर टोटल पूरा हो जाएगा। 20 क्वेश्चन यहाँ से आपका पूरा होगा टेस्ट 7 के। अब टेस्ट यहाँ से 8 उठाएंगे, टेस्ट 8 में देखते हैं क्या क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो कल मैं स्टार्ट करूँगा टेस्ट 8, राइट। कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना आंसर अगर चेक कराना है, आप कोई भी आंसर लिखते हैं, ये आंसर लिखें, कोई भी आंसर लिखें, आप जाके टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं, आंसर राइटिंग करके आप सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपना आंसर भेज सकते हैं चेक करने के, राइट। तो ठीक है, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।